हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कौमार भ्रत्य यानी पीडियाट्रिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार इसको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मॉडर्न के अनुसार इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौमार भ्रत्य यानी पीडियाट्रिक्स। कौमार भ्रत्य की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आचार्य चक्रपाणी जी ने कहा है कि कुमारस्य भरण अधिकृत्य कृत्यम कौमार भृत्यम, मतलब जो कुमार का भरण पोषण जिस शास्त्र में बताया गया है उसे कौमार भृत्य शास्त्र कहते हैं। मतलब कि कौमार का जो भरण और पोषण है जो शास्त्र बताता है या तो जिस शास्त्र में उल्लेख है उसे कौमार भृत्य कहते हैं। और ये आचार्य शुश्रुत जी ने श्लोक दिया है, उसका परिभाषा दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए क्या दिया। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम व्याधि उपशमनार्थम। यह श्लोक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण, मतलब कुमार का जो भरण पोषण है वो धात्री क्षीर दोषम संशोधनार्थ, मतलब जो धात्री के क्षीर दोषों का संशोधन, मतलब कि जो दुग्ध है दुग्ध के दोष के बारे में और उसका जो संशोधन है उसके बारे में। दुष्ट स्तन्य ग्रहों से उत्पन्न व्याधियां एवं अन्य व्याधियों का संशमन, मतलब दुष्ट स्तन्य और जो बच्चों को मतलब स्तन्य के दोष और जो बच्चों को ग्रहों आदि से जो बीमारियां होती इन सब चीज़ों से जो उत्पन्न व्याधियां होती हैं उन व्याधियों का संशमन, ये सब जिसमें वर्णन किया गया उसे कौमार भृत्य कहते हैं। मॉडर्न में देखते हैं क्या कहते हैं। पीडियाट्रिक्स, ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू एडोलेसेंस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है जिसमें कंसेप्शन को गर्भाधान, शैशव काल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को युवा, मतलब कि जहाँ पे बच्चे के मतलब कि चाइल्ड के गर्भाधान से फिर शैशव काल मतलब बचपन और उसके बाद युवा होने तक का जहाँ पे वर्णन होता है उसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पीडियाट्रिक्स देखिए यहाँ पे 2 शब्दों से बना हुआ है, पीडिया और एट्रिक। ठीक है, तो पीडिया का अर्थ यहाँ पे चाइल्ड और एट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट, तो उसको दोनों को मिला करके पीडियाट्रिक बना है। फिर इसके बाद देखते हैं कि संहिताओं में कौमार भृत्य का वर्णन कहाँ कहाँ आया है। तो सबसे पहले चरक सूत्र स्थान में देखते हैं कि वर्णन, ये चरक सूत्र स्थान में 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में उन्होंने आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है। तो देखते क्या है जिसमें काय चिकित्सा, शालाक्यम, शल्य, विष रोग, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, रसायनम, अनवाजीकरण मिति। तो चरक जी ने सूत्र स्थान में कौमार भृत्यम का उल्लेख किया है। इसके बाद तो सुश्रुत ने भी आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमार भृत्य का उल्लेख किया है। शल्य, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगत तंत्र, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्र मिति, उसमें भी इन्होंने कौमार भृत्य को वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन हुआ है। जैसे देखिए काय बाल ग्रह, वहां पे आयुर्वेद के 8 अंगों को बताया गया है। आप काय बाल ग्रह ऊर्ध्वान शल्य जरा वृषाण अष्टानी अंगानी तस्याव चिकित्सा ये सुसंस्कृता। तो इस श्लोक में भी उन्होंने बाल रोग, ठीक है, पीडियाट्रिक्स को बताया है। ठीक है, इसी तरह अष्टांग संग्रह में भी इसका वर्णन किया गया है। तो इसके बाद देखते हैं कि कौमार भृत्य के क्षेत्र क्या है, ये हेडिंग है। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने जो है उसने उन्होंने काफी ज्यादा चीजें इसके अंतर्गत रख ली, जैसे कि शुक्र आर्तव के दोषों को भी उन्होंने कौमार भृत्य में रख लिया। गर्भणी के रोग, मासानुमासिक वृद्धि, हृद व्यवस्था, योनि व्यापद, ठीक है, इन सब चीजों को उन्होंने सुश्रुत जी ने रख लिया। लेकिन आयुर्वेद जैसे जैसे समय के साथ बीतता गया उसी तरह उसमें चेंज होते गए। तो अब कौमार भृत्य के जो मेन जो क्षेत्र है जो हमें पढ़ने हैं वो हैं प्रसवोपरांत बालक का पालन पोषण, ये आता है। धात्री की परीक्षा मतलब दुग्ध की परीक्षा, स्तन विज्ञान, ये भी कौमार भृत्य में आता है। समस्त शिशु रोगों का ज्ञान, उनका परिमार्जन, ठीक है, परिमार्जन को ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब जितने भी शिशु रोग हैं उनका ज्ञान और उनका परिमार्जन मतलब ट्रीटमेंट। बाल ग्रहों का ज्ञान, बाल ग्रहों मतलब कि जो ग्रह होते हैं उनका ज्ञान।
कौमार भृत्य का ज्ञान काश्यप संहिता में काफी अच्छे से दिया हुआ है। एक मिनट देखते हैं। ये सिलेबस में कौमार भृत्य काश्यप संहिता के कंट्रीब्यूशन को ये इन्होंने एक अलग टॉपिक दिया है और काफी बड़ा भी है, तो इसको हम लोग फर्दर आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आइए कौमार भृत्य विषय के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे काश्यप संहिता से विमान स्थान का एक श्लोक है। कौमार भृत्यम अष्टानाम तंत्रणामाद्यम उच्यते आयुर्वेद्यस्य महतो देवानामिनं हत्यपा। मतलब आयुर्वेद के 8 अंगों में सबसे श्रेष्ठ कौमार भृत्य को माना गया है। देवताओं ने जिस प्रकार अग्नि को श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार आयुर्वेद ने इस महान तंत्र को श्रेष्ठ माना है। ये उपमा दी गई है। जैसे देवताओं ने अग्नि को सबसे श्रेष्ठ माना है, उसी तरह कौमार भृत्य को भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। इसके बाद एक और श्लोक है। अनेन ही संवार्धितिमिरे चिकित्सन्ति। मतलब कौमार भृत्य के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए कि अन्य लोग चिकित्सा करते हैं। मतलब कि कौमार भृत्य मतलब कि जब कौमार भृत्य में मतलब जो शिशु है, जब वो युवा हो जाएगा, उसके बाद जो व्याधियां होंगी उसकी चिकित्सा दूसरे लोग, उसकी चिकित्सा होती है बाद में। सबसे पहले अगर कोई रोग होता है तो वो कौमार भृत्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अगर बालक को कोई रोग होता है तो कौमार भृत्य के अंदर ही आएगा। उसके बाद जब वो युवा बन जाएगा, युवा हो जाएगा, तो उसके बाद अन्य लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। ठीक है। उसके बाद बालस्य हृदयम औषधमन्नता। मतलब हृदयम औषधम मतलब रुचिकर होनी चाहिए, जो उसके ऊपर जो औषधियाँ उसको दी जा रही हैं। प्रमाणमन्य मतलब प्रमाण में भी अलग होती हैं। ठीक है, उसकी औषधियाँ। उपक्रमो अन्य च विशेषा मतलब उसके जो ट्रीटमेंट का जो विधियाँ हैं, ठीक है, वो भी इसकी अलग होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो कैसे आया ये। तो सबसे पहले ब्रह्म जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का अवतरण है वो है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया और इंद्र ने 3 लोगों में बांट दिया। ठीक है। पहले काश्यप हुए, फिर धन्वंतरी हुए जो मतलब कि सुश्रुत है, फिर भरद्वाज हैं जो चरक है, वो भरद्वाज वाली है। उसके बाद काश्यप जी अकेले नहीं गए थे, उनके साथ अत्रेय, भृगु और अन्य ऋषि थे। तो काश्यप जी ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इसको आगे जीवक को ये ज्ञान दिया। तो कहीं कहीं पे जीवक का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं पे वृद्ध जीवक का उल्लेख मिलता है, और कहीं कहीं पे अनायस यक्ष का उल्लेख मिलता है, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट ही वात्स्य का उल्लेख आ जाता है। ठीक है। तो और जब वात्स्य हैं, वात्स्य जी ने काश्यप संहिता की रचना की। जो वात्स्य जी हैं उन्होंने ही काश्यप संहिता की रचना की। तो इसके बाद आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।